ट्रांजिशंस बताने जा रहे हैं। कितनी बार एग्जाम में भी आया है। और जब आप हाइब्रिडेशंस बनाइएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? आईयूपीएसी नेम एंड हाइब्रिडेशंस। जब आप हाइब्रिडेशंस बनाइएगा उस समय आपको डी ट्रांजिशंस की जानकारी जरूरी हो जाती है। तो सबसे पहले डी ट्रांजिशंस फुल फॉर्म सुनिए, डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल ट्रांजिशंस। डी ट्रांजिशंस का फुल फॉर्म क्या हुआ? डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल ट्रांजिशंस। सबसे पहले डी ऑर्बिटल्स आपने बहुत बार सुना होगा, यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस आप बनाते होगे, यदि लास्ट रॉन एस सबसेट में खत्म होगा तो एस ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे। लास्ट रॉन पी सबसेट में इंटरेस्ट करेगा तो पी ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस लिखते समय यदि आपका लास्ट रॉन डी में खत्म होगा तो डी ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे कि नहीं? जैसे आपके सिलेबस के अनुसार जो आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा यूज होता है। नाम है स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। यस, इन सभी नामों में से मान लीजिए किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस में यदि आयरन का 26 है, आप लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस तो आप आर्गन 18, 4s2 और 3d6। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि डी सबसेट में इंटर करेगा तो आप किस ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे? डी ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे। तो इसी वजह से आपने ये जाना कि द एलिमेंट whose last one enters in the D subset, hence it is called D block element। ऐसे एलिमेंट यदि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते समय यदि लास्ट वन डी सबसेट में प्रवेश करता है तो उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। लेकिन बालक, आपको यहां से यहां देखिए, आप जब ये सभी कन्फिगरेशंस यहां से यहां तक लिखेगा तो आपके पास यहां पे भी D9 10 भी बदल जाता है। तो D9 10 में बदल जाएगा, 4s1 हो जाएगा, यहां पे D10 हो जाएगा। ये D ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया। D में 1 से लेके 9 तक हुआ, इसमें कन्फिगरेशंस आएगा, यहां 8 तक ही आएगा। यदि किसी इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करेंगे तो 9 तक में इसमें आता है, लेकिन लास्ट में इसमें D10 4s1 लिखते हैं। याद रखिए, जब तक D1 से लेके 10 तक होता है, सब जानते हैं D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं 1 से लेके 10 तक। लेकिन यदि डी ऑर्बिटल D10 हो जाता है तो डी ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगा। यदि डी ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाता है तो उसे डी ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे, लेकिन ट्रांसवर्स एलिमेंट नहीं कहेंगे। आपने ये सुना है ना कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांसवर्स एलिमेंट कहते हैं। बुक में भी आपने बाबा एक्सप्लेन सुना होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए, यदि डी ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगा तो डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा, लेकिन ट्रांसफर एलिमेंट नहीं कहलाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, जब तक डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट रहता है, इनकम्प्लीट रहने का मतलब D1 से लेकर 9 तक रहेगा, जब तक डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट रहेगा तब तक वह ट्रांसफर एलिमेंट कहलाएगा, वो डी ब्लॉक का ट्रांसफर एलिमेंट कहेंगे। लेकिन कंप्लीट हो जाएगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, लेकिन ट्रांसफर एलिमेंट नहीं कहेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, ये रखना चाहिए दिमाग में। तो आपने ये सीखा कि लास्ट वन इंटर्स करेगा डी सबसेट में तो उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। चलिए सर, एक चीज और हम आपको बताते हैं, डी ऑर्बिटल, डी मतलब डी ट्रांजिशन, डी जनरेटेड। सर डी जनरेटेड ऑर्बिटल किसे कहते हैं? बहुत सारे ऑर्बिटल आप लोग पढ़े होंगे, पी ऑर्बिटल पढ़े होंगे, डी ऑर्बिटल पढ़े होंगे। सभी ऑर्बिटल में यहां पे पी पे 3 इलेक्ट्रॉन है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है। सभी ऑर्बिटल में सिमिलर एनर्जी रहना चाहिए। जब ऑर्बिटल में सिमिलर एनर्जी रहेगा तो ऐसे ऑर्बिटल को डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं। बताइए डीजेनरेटेड ऑर्बिटल किसे कहते हैं? जब सिमिलर एनर्जी रहे, जिस ऑर्बिटल में सिमिलर एनर्जी रहेगा, यदि 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो सब में 2 इलेक्ट्रॉन है। सभी ऑर्बिटल में यदि सिमिलर एनर्जी रहेंगे तो ऐसे ऑर्बिटल को डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं। अब ये हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो पढ़ रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बनता कहते हैं, निर्माण कैसे होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप लिख देते हैं K4FeCN का होल से कैपिटल ब्रैकेट देते हैं, इसका फॉर्मेशन होता कैसे है। इसके फॉर्मेशंस के लिए आपको सबसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए, और यही डी ऑर्बिटल की जो चर्चा कर रहे हैं, डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल, ये सिंपल चीज नहीं है, इसका स्प्लिटिंग होता है। डी ऑर्बिटल में जो 5 बॉक्स होते हैं, तो आपने 5 बॉक्स में dxy dyz dxz dx2 y2 dz2, जब आप किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एनर्जी आएगा, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण फॉर्मेशन ग्राउंड स्टेट में नहीं होता है, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन एक्साइटेड स्टेट में होता है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब उत्तेजित अवस्था। जब कोई कंपाउंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा तो वहां पे ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा। क्या होगा? स्प्लिटिंग, फटन होगा। जैसे यहां से फटन होगा, यहां से स्प्लिटिंग होगा सर, तो 2 ऑर्बिटल में बढ़ जाएगा। एक बढ़ जाएगा T2G, एक बढ़ जाएगा EG। T2G में है dxy dyz dxz, और इसमें dx2 y2 dz2। तो ये जो स्प्लिटिंग हो गया, इसी स्प्लिटिंग का नाम दिया गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। बोलिए क्या नाम दिया गया? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और यही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है आप एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या करता है? फॉर्मेशंस करता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कब हुआ? जब उसमें क्या आया? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसकी चर्चा होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने पहला चीज क्या जाना? डी ऑर्बिटल के बारे में जाना। डी ऑर्बिटल को ट्रांसिस एलिमेंट तब कहेंगे जब उसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट रहेगा। डी जनरेटेड ऑर्बिटल कब कहेंगे? जब उसका सिमिलर एनर्जी सभी ऑर्बिटल में रहेगा तो उसे डी जनरेटेड ऑर्बिटल कहेंगे। डी जनरेटेड ऑर्बिटल को 5 टाइप में बांटा गया है, dxy dyz dxz ds2 y2 dz2। इसका स्प्लिटिंग हुआ जिसमें T2G और EG में बंटवारा हुआ। इसी स्प्लिटिंग के बाद एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जब आप बोलते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन तब होगा जब आप उसमें आएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये छोटी सी बात है, लेकिन इस बात को ध्यान देने से आपको बहुत इंपॉर्टेंट आगे जरूरत पड़ेगा। अब बताइए, आपके बुक में भी देखिएगा लिखा हुआ होगा डीडी ट्रांजिशन, एनसीईआरटी में, तो उसमें डीडी ट्रांजिशन जब आएगा तो उसका फुल फॉर्म जानिएगा, डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन। तो आप बताइए पहले डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? द एलिमेंट हुज लास्ट ऑन इंटरेस्ट इन डी ब्लॉक डी सबसेट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। यदि आपका लास्ट ऑन डी सबसेट में इंटर करेगा तो क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। लेकिन वो डी ऑर्बिटल यदि इनकम्प्लीट D1 से लेकर 9 तक जब तक रहेगा डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट रहेगा, तो वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशंस एलिमेंट। क्या कहते हैं? बोलिए, ट्रांजिशंस एलिमेंट कहते हैं। इसके बाद अभी मैंने बताया डी जनरेटेड ऑर्बिटल के बारे में। द ऑर्बिटल हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी, द ऑर्बिटल हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी इज कॉल्ड डी जनरेटेड ऑर्बिटल। इसी बात को फिर एक बार सुनिए, ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट ऑन डी सबसेट में इंटरेस्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं कि नहीं? जिस एलिमेंट का डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशंस एलिमेंट। जिस ऑर्बिटल में सभी में सिमिलर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सिमिलर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सिमिलर एनर्जी आएगा। तो जिस ऑर्बिटल में सिमिलर एनर्जी होता है उसे क्या कहते हैं? बोलिए, डी जनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं। और डी जनरेटेड ऑर्बिटल आर ऑफ 5 टाइप्स, 1 2 3 4 5, dxy dyz dxz ds2 y2 dz2। तो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग जो यहां से होगा इनटू 2 टाइप्स में, एक T2G एक EG। T2G में कौन कौन आया? dxy dyz dxz, और EG में कौन कौन आया? ds2 y2 dz2। अभी मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है? जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जब डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है तभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। उसका भी फिगर अब स्ट्रक्चर बनाएंगे आपके सामने। पहले जान लीजिए, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बोलिए ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड,
splitting of degenerated d orbital, splitting of degenerated d orbital। फिर से बोलिए, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड splitting of degenerated d orbital of metal ion take place, this process is called crystal field splitting, this process is called crystal field splitting कहेंगे। आपने कहा मेटल आयन के डिजनरेटेड डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। यही नहीं सीखे कि जब डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जिसे कहते हैं, जिसके कारण एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब बन जाएगा तो डीडी ट्रांजिशन, जब जहां पे डीडी ट्रांजिशन शो कर लेता है, समझ वहां कलर आ गया, और जहां पे डीडी ट्रांजिशन शो नहीं किया वह कलरलेस हो गया। पहले हम लोग पढ़ते थे और अभी भी हम पढ़ाएंगे जस्ट के बाद, जिसके पास अनपेयर टोन रखेगा पैरामेट्रिक कलर शो करेगा, और जिसके पास पेयर टोन आ जाएगा डायमेट्रिक वो कलरलेस हो जाएगा। लेकिन यहां पे डीडी ट्रांजिशन जो शो करेगा, समझ आइए, वो कलर हो गया, और जो डीडी ट्रांजिशन शो नहीं किया वो कलरलेस हुआ। इस पे भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। नेक्स्ट आगे देखिए, जस्ट अभी हमने क्या बताया, जो डीडी ट्रांजिशन शो करेगा वो कलर होगा, और नो डीडी ट्रांजिशन तो वो कलरलेस होगा। इसके साथ यह भी पढ़े, जो अपने पास अनपेयर टोन रखेगा उसे क्या कहेंगे? पैरामेट्रिक, मतलब कलर शो करेगा। डीडी ट्रांजिशन में हमने जस्ट अभी बताया, जो डीडी ट्रांजिशन शो करेगा वो कलर शो करेगा, और जो डीडी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा नॉट कलर, वो कलर शो नहीं करेगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, आपने ये भी जाना कि जिसके पास अनपेयर टोन रहेगा तो पैरामेट्रिक वो कलर शो करेगा, बहुत पहले से सीखते जा रहे हैं। और जिसके पास अनपेयर टोन नहीं रहेगा तो समझ जाइए वो डायमेट्रिक यानी कि कलरलेस। जस्ट वही चीज बताया है कि कलर होने के लिए क्या चाहिए? डीडी ट्रांजिशन, और कलरलेस होने के लिए क्या चाहिए? नॉट डीडी ट्रांजिशन। जिसके पास अनपेयर टोन, अकेला टोन रहेगा, अनपेयर टोन रहेगा, वो पैरामेट्रिक को क्या शो करेगा? कलर। और जो अब पेयर रखेगा, पेयर रहेगा, पेयर टोन रखेगा, वो डायमेट्रिक वो कलरलेस। सिंपल चीज है लेकिन बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी मैंने बताया था किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन ग्राउंड स्टेट में नहीं होता है। जब भी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो किस स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। उसी समय पता है जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है, जिसे आप क्या नाम दिए? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो आइए आपको हम बताते हैं कि यही है ग्राउंड स्टेट, सिंपल है, तब इसमें कम एनर्जी है ग्राउंड स्टेट में, और जब इसका एनर्जी बढ़ता है ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया? एक्साइटेड स्टेट में। जैसे इसकी एनर्जी बढ़ी तो एक्साइटेड स्टेट में, जैसे एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा तो उस फील्ड वहां पे हुआ स्प्लिटिंग। यही स्प्लिटिंग का नाम दिया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जिसमें आपने अभी जस्ट बताया कि दो चीज में टूटा, T2G एंड EG, और T2G में dxy dy dxz, और EG बताते dx2 y2 dz2। यहां पे ये जानिए, जब स्प्लिटिंग हुआ T2G एंड EG, किस किस में? T2G एंड EG में जब स्प्लिटिंग हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन कभी यहां से यहां दौड़ रहा है। बोलो क्यों दौड़ रहा है? इसलिए दौड़ रहा है कि हर ऑर्बिटल चाह रहा है कि हम सिमिलर एनर्जी हो जाए, और सिमिलर एनर्जी डिजेनरेटेड ऑर्बिटल के बारे में जो बताते हैं वही सिमिलर एनर्जी पूरा करने के लिए वह इलेक्ट्रॉन यहां से वहां एक्सचेंज करता है, और यही एक्सचेंज के कारण उसका उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का वेवलेंथ निकाला था, उसी वेवलेंथ से उसका क्या पता चल जाता है? कलर। और यहां पे आप सिंपल यदि निकालते हैं तो अनपेयर टोन रहेगा तो वो ज्यादा एक्सचेंज होगा, ज्यादा कलर शो करेगा। तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी यानी कि यहां पे उसके एक्सचेंज होने के कारण यहां से वो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, उसका वेवलेंथ निकालता है, इससे कलर पता चल जाता है। यही वजह है कि आपको बताया गया कि जो अनपेयर टोन रखता है, जो डीडी ट्रांजिशन शो करता है, वही कलर होता है। अंडरस्टैंड, ये दिमाग में रखिएगा।
और ये दो चीज में स्प्लिटिंग हुआ T2G और EG में। लेकिन जब T2G और EG टूटता है इसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G और EG ऊपर, और यही चेंज हो जाएगा जब आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, T2G ऊपर चला जाता है, EG नीचे। लेकिन ज्यादा आपको सिलेबस में ऑक्टाहेड्रल ही यूज होगा। कौन यूज होगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसमें T2G नीचे लिखेगा, EG ऊपर लिखेगा। तो यह आपने ये सीखा ना कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किस स्टेट में होता है? ग्राउंड स्टेट में नहीं होता। कब होता है? एक्साइटेड स्टेट में होता है। और एक्साइटेड स्टेट में जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक स्प्लिटिंग होता है, इसका नाम होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और वही स्प्लिटिंग होने के कारण आपको बताना पड़ेगा उसके बाद हाइब्रिडेशन, उसको पैरामेट्रिक है कि डायमेट्रिक है, उसके मैट्रिक प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब सीखेंगे। और एक ही क्वेश्चन के कई तरह से आप आंसर देंगे। कैसे देंगे नेक्स्ट इसके आगे हम बताने जा रहे हैं। आप लोग पहले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से बता रहे हैं क्योंकि बार बार यूज होगा। उस पर कंसंट्रेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आप किसी क्वेश्चन को देखिए, तुरंत जवाब कैसे देंगे और वो आंसर कैसे आता है, एक्सप्लेन करके वही आता है। ये ट्रिक भी आपको दिमाग रखना पड़ेगा। साइंस पढ़ते हैं उसमें ट्रिक बेस्ड जरूर होना चाहिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पहले से आप लोग जानते हैं, लेकिन जान लीजिए, आपको बताए थे 3D सीरीज के एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगा। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। देखिए कितना सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के समय आपको ज्यादा ब्रेन की किसी की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लिखाएगा। जैसे सर आपने 10 एलिमेंट का नाम बताया, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। लेकिन शॉर्टकट होने के लिए, शॉर्टकट के रूप में लाने के लिए मैंने इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया। इनर्ट गैस में यहां पे हीलियम, तो हीलियम के बाद आप नियम, आर्गन, क्रिप्टन ये सब यूज करते हैं। तो यहां पे बार बार जो आपने 21 देखिए, स्कैंडियम का 21, 22, 23, 24, 25, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक 26, 27, 28, 29, 30। आप बताइए बार बार उतना लंबा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख करके आप शॉर्टकट लिखने के लिए सबसे पहले आप इनर्ट गैस आर्गन को यूज कीजिए। 18 को 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 लिखे ना। तो आपने देखा कि ये 10 हुआ, 6 to 8 हुआ, 18 हुआ। तो बार बार जो उतना लंबा हम लिखेंगे तो ये इसके बदले शॉर्टकट आर्गन 18 लिख दिए। 18 और 2 कितना हो जाए 20 या 21 क्या है 21। याद रखिए ऑपो प्रिंसिपल में 4s पहले 3D बाद में लिखते हैं। लेकिन आपको जितनी भी हाइब्रिडेशंस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा अकॉर्डिंग टू पीटी प्रेडिक्टेबल के अनुसार आप देखेंगे 3D पहले लिखना है और 4s बाद में लिखना है। बात पे ध्यान रखिएगा। तो आपने 18 to 20, 21, 21 फिर देखिए 1 है तो D1, 2 है तो D2, 3 है तो D3। सिर्फ आप दो जगह यूज रखिएगा, एक 24 में एक 29 में। दो जगह स्टेबल होने के लिए दो चीज चाहिए, एक आपके पास D5 और D10। यदि कोई एक इलेक्ट्रॉन लेके एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यदि D5 हो रहा है और S ऑलवेज स्टेबल होता है, S में 1 इलेक्ट्रॉन है तो भी स्टेबल, S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी स्टेबल। तो होता क्या, S का एक इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं तो S भी स्टेबल, और इससे फायदा इसको ये होता है कि ये हाफ फील्ड हो गया D5, इसलिए यहां पे आप ध्यान रखिएगा D5। तो 24 का D3D5 4s1 और 25 का 5। उसी तरह 9 में याद रखिएगा, 9 में एक इलेक्ट्रॉन 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन इसमें लेगा तो 9 10 में हो जाएगा और 4s1 होगा। तो S ऑलवेज स्टेबल होता है, और यदि एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो रहा है तो ही एक इलेक्ट्रॉन आप ले सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। तो चलिए यहां पे आपने दो बात पे ध्यान दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट भी ध्यान रखिएगा। 29 और 24 में आपने इसे एक इलेक्ट्रॉन D4 से D5 हुआ, D9 से D10 हुआ, और यहाँ पे 4s1 यहाँ पे 4s1। लेकिन कितना आसान है, आपके सिलेबस में कितनी बार बताएं कि सबसे ज्यादा यूज होगा आयरन, कोबाल्ट और निकेल। जब आयरन, कोबाल्ट और निकेल यूज होगा तो आयरन का 26 है तो 3d6,
कोबाल्ट का 27 है 3d7, निकेल का 28 है 3d8। कितनी आसान है, 18 और 2 20 और 20 और 6 26, 20 और 7 27, 28 28, तो 26 का 36, 27 का 37, 28 का 38। और यहां पे एक बात पे ध्यान रखेगा, और 30 का 3d10, 21 का 31, 22 का 32, 23 का 33, 24 पे रखिएगा 24 25 हो जाएगा 35 और 4 is 1, और 25 का 3d5। इतना इजी जो यूज होगा तो आप डायरेक्ट आप दिमाग में रखिए कि डायरेक्ट आ जाएगा। 26 27 प्रैक्टिस करेंगे, अभी बहुत सारा हाइब्रिडेशन में प्रैक्टिस करना है, लेकिन हाइब्रिडेशन में ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन लिगेंड स्ट्रांग है कौन वीक है। यदि आपको ये जान गए तो हाइब्रिडेशन तो बनाएंगे ही एक्सप्लेन करके। किसी भी हाइब्रिडेशन का 100 हाइब्रिडेशन बनाएगा, सभी का कंपाउंड देखते ही आप मुजवानी हाइब्रिडेशन बता सकते हैं। जैसे क्या आपको कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन वीक लिगेंड के जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या पढ़ना पड़ेगा बोलिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको I माइनस Br माइनस S माइनस SCN माइनस Cl माइनस F माइनस OH माइनस C2 पे 2 माइनस O2 माइनस H2O। H2O बीच में रहता है, इंटरमीडिएट है, बीच में रहता है H2O। S NCl माइनस NCS माइनस पायरिडीन PY EDTA इथाइलिन डाइमीन पेटास्टेट 4 माइनस, और यहाँ पे अमोनिया NH3 EN इथाइलिन डाइमीन और NO2 माइनस Cl माइनस HCO। ज्यादा यदि सिलेबस में यूज करिएगा तो ज्यादा आपको सिलेबस में यूज होगा I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस OH माइनस, ये सभी वीक लिगेंड आएगा। ये सब क्या होंगे, वीक लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी देखेगा सबसे ज्यादा सिलेबस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जब भी कंपटीशन या इंटरमीडिएट में आएगा Cl माइनस CO, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यदि आप प्रैक्टिस करते करते सभी को याद नहीं रखना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप दिमाग में रह जाएगा कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन वीक लिगेंड है। तो आपको उसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सजा के देखा है। लेकिन आप बताइए दो लिगेंड आप देखें, एक वीक लिगेंड एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। आप बताइए, आप किसी हाइब्रिडेशन को जब लिखते हैं तो यदि 2 है तो आप एक s ऑर्बिटल एक p sp कहिए, 3 है तो sp2, कितना आसान से बोल रहे हैं। 4 है तो sp3, p में 3 बॉक्स से ज्यादा होता ही नहीं, आगे नहीं जाना है, sp3। अब sp3 के बाद d में एंट्री कीजिए, 5 रहेगा तो sp3d, 6 रहेगा तो sp3d2 और 7 रहेगा तो sp3d3। आप मुजवानी लिगेंड को देख के वीक लिगेंड है तो ऐसे लिखेंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इसी में चेंज कर दीजिएगा, 5 रहेगा sp3d ने लिख करके dsp3। d अंदर की ओर एक्साइटेड स्टेट में जब आएगा तो सभी ऑर्बिटल को जब आप पढ़े हैं किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन बताइए किस स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में सभी इलेक्ट्रॉन को अंदर क्यों धकेलेगा तो उसे कहते हैं इनर फील्ड ऑर्बिटल। जब अंदर धकेलेगा तो यही इनर अंदर आ जाता है, इनर आउटर कॉम्प्लेक्स। ये कब इनर आउटर कॉम्प्लेक्स होता है, ये तब होता है जब उसके पास कैसा लिगेंड रहता है, याद रखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और कितना सिंपल है, 5 लिगेंड वीक होगा तो sp3d और 5 लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो dsp3, मुजवानी बोल सकते हैं। 6 लिगेंड वीक रहेगा तो sp3d2 और 6 लिगेंड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो d2sp3। 7 लिगेंड वीक रहेगा तो sp3d3 और ये स्ट्रॉन्ग रहेगा तो d3sp3। तो आपने जो बाहर की ओर d को देख रहे हैं इसे कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण जो अंदर की ओर आया ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, तो अंदर की ओर आने के कारण इसे आप कहते हैं 4 रहेगा तो dsp2, 5 रहेगा तो sp3 dsp3 और 6 रहेगा d2sp3, 7 रहेगा d3sp3। तो आपने डी आउटर इंटर कर दिया। तो आपने वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड में दो चीज सीखा। बताइए sp3d2 जब आपने लिखा तो d2 बाहर गया तो उसे कैसा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, बोलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बोलिए कैसा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर।
यदि D2sp3 आ जाता है तो D2 अंदर की ओर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण होता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण जो होगा उसे क्या कहेंगे, इनर आउटर कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे उसे, इनर आउटर कॉम्प्लेक्स। सर ये सब बात क्यों सुनते हैं, डायरेक्ट आपने हाइब्रिडेशन क्यों नहीं बता दिया। आप हाइब्रिडेशन अब बनाइएगा ना, अब इस पे हाइब्रिडेशन बनाइएगा किसी कंपाउंड का ना, तो एक चीज आपके पास नहीं होगा, कंफ्यूजन। क्योंकि कंफ्यूजन तब होता है जो पीछे के कोई बेसिक कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं रोकता है, वो आपको बनाने में डिस्टर्ब करता है और पढ़ने में मजा नहीं आने देता है। इसलिए आपको ये सब कंसेप्ट देखिए, आपको सिंपल देखिए, आपने अभी देखा कि ये वीक लिगेंड है क्लोरीन, और आप अभी ने देखा ये CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो बताइए एक कंपाउंड लिखते हैं K3COCl6 और एक कंपाउंड लिखे K3COCN6। तो Cl आपका वीक लिगेंड और Cn आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब बताइए इसमें कितने लिगेंड है, 6, इसमें भी कितने लिगेंड है, 6। जब 6 लिगेंड आएगा तो आप उसे क्या बोलिएगा, sp3d2। और वही 6 लिगेंड जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो क्या कहेगा, D2sp3। मैंने तो इसका हाइब्रिडेशन नहीं बनाया ना, मैंने इसका हाइब्रिडेशन तो नहीं बनाया, लेकिन आपने कहा ना कि 6 लिगेंड सेंटरमेटिक लिगेंड दे करके 6 लिगेंड है इसके पास है और वीक लिगेंड है, और 6 कहेंगे तो उसे आप क्या कहेंगे, sp3d2। आपने मन से बोला कि नहीं, जबकि मैंने इसका हाइब्रिडेशन नहीं बनाया। और जब इसका हाइब्रिडेशन देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CN, तो ये 6 लिगेंड है। लिगेंड देख के, ये सब लिगेंड देख के मुजवानी आप बता रहे हैं कि 6 लिगेंड है, तो आप इसे इनर आउटर कॉम्प्लेक्स इसलिए कहेंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो इनर आउटर कॉम्प्लेक्स D अंदर के हो जाएगा, और क्लोरीन है वीक लिगेंड रहेगा, D बाहर के हो जाएगा, आउटर कॉम्प्लेक्स, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इनर आउटर कॉम्प्लेक्स। तो 6 लिगेंड में आप क्या लिखेंगे, इनर आउटर कॉम्प्लेक्स में D2sp3। क्या लिखेंगे, D2sp3। तो अभी आपने हाइब्रिडेशन बनाया नहीं, यही हाइब्रिडेशन को हम अभी बनाएंगे, तो आप बहुत एक हाइब्रिडेशन में समय लगेगा काफी, लेकिन बिना समय लगे आपने लिगेंड देखा, वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लिगेंड की संख्या देखा कि आपने 6 लिगेंड है और लिगेंड 6 है, 6 लिगेंड में क्या कहेंगे, 5 लिगेंड में क्या कहेंगे, 7 लिगेंड में क्या कहेंगे, ऑटोमेटिक आप बिना बनाए हाइब्रिडेशन बता सकते हैं। अब इसे एक्सप्लेन करके कैसे बनाएंगे सर, नेक्स्ट आइए आप एक्सप्लेन करके इसका हाइब्रिडेशन बताएंगे।